अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एफएससी पार्ट 1 बायो चैप्टर नंबर 3 इंजाइम्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम इंजाइम्स चैप्टर जो है इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अपनी बॉडी की या दूसरे एनिमल्स की, तो हम कहते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस और बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो हैं वो परफॉर्म हो रहे हैं। तो वो जो रिएक्शंस हैं वो इंजाइम्स की हेल्प से ही होते हैं, यानी उन रिएक्शंस में इंजाइम्स का भी रोल होता है। अगर हम किसी रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए कैटालिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ इंजाइम्स ही होते हैं। इंजाइम्स जो हैं इन केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं और एज अ कैटालिस्ट जो है वो यूज़ होते हैं, कैटालिस्ट का काम परफॉर्म करते हैं। तो कैटालिस्ट का काम क्या है? रिएक्शन को स्पीड अप करना। तो इंजाइम्स जो है वो खुद यूज़ नहीं होते बल्कि रिएक्शन को फास्ट करते हैं, और फिर जब रिएक्शन जो है कंप्लीट होता है तो इंजाइम्स वहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के बाद। तो इसी तरह से यही काम जो है वो इंजाइम का है कैटालिस्ट की तरह, जो कि रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इंजाइम्स को डिफ़ाइन करें तो हम कहेंगे कि इंजाइम्स जो हैं ये बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन्स हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करती हैं। और इसके अलावा इंजाइम्स जो हैं ये एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शंस की, और ये स्पेसिफिक होते हैं हर टाइप रिएक्शन के लिए। यानी हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी टाइप्स के रिएक्शंस हो रहे हैं तो हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक इंजाइम जो है वो मौजूद है। तो ये रिएक्शंस जो हैं ये प्रोसीड होते हैं वेरी स्लो अगर इंजाइम ना हो, यानी हम कह सकते हैं कि इंजाइम्स के बगैर ये जो रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएंगे। तो अगर इंजाइम्स ना हो तो लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी इंजाइम्स के बगैर, क्योंकि इंजाइम्स नहीं होंगे तो बॉडी के जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो परफॉर्म नहीं होंगे। इसके बाद अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो हम कहते हैं कि इंजाइम्स जो हैं इनके पास कंपोनेंट्स होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स से बना हुआ होता है। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन से क्या मुराद है कि हम कह सकते हैं कि जितने भी इंजाइम्स हैं वो सारे प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो प्रोटीन मींस डैट कि ये अमाइनो एसिड्स से बने हुए हैं, और यहाँ पे हम अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो अगर हम ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर को डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि इंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो ये अमाइनो एसिड्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे और प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर कहते हैं या फिर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स कहेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं एक्टिव साइट की। तो एक्टिव साइट क्या है? ये कैटालिटिक एक्टिविटी होती है जो कि रिस्ट्रिक्टेड होती है स्मॉल पोर्शन ऑफ इंजाइम तक। तो इसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इंजाइम जो है, तो इंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है, स्पेसिफिक प्लेस होती है जिसे हम नाम देते हैं सबस्ट्रेट का। तो इंजाइम्स जो हैं जब ये सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होते हैं तो क्या होता है? एज अ रिज़ल्ट हमारे पास प्रोडक्ट बनता है और साथ में इंजाइम। यहाँ ये बात की जा सकती है कि इंजाइम्स जो हैं ये कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं, और जब प्रोडक्ट बन जाता है तो इंजाइम्स जो हैं ये वहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं, और यहाँ ये इंजाइम्स और सबस्ट्रेट जब मिलते हैं तो फिर ही प्रोडक्ट बनता है। तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे इंजाइम्स होते हैं जिनको अपनी एक्टिविटी दिखाने के लिए कुछ दूसरे सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है। तो वो कौन से सब्सटेंसेस हैं? ऐसे एंजाइम्स जो कि दूसरों के साथ मिलकर अपना रिएक्शन परफॉर्म करें, या ये नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं तो इनको हम कोफैक्टर्स का नाम देते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कुछ एंजाइम्स जो हैं वो नॉन प्रोटीन पार्ट रखते हैं जिसे हम कोफैक्टर कहते हैं, नॉन प्रोटीन। तो ये कोफैक्टर्स जो हैं ये इसेंशियल होते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स के लिए, और इसके अलावा जो कोफैक्टर हैं ये ब्रिज के तौर पे एक्ट करते हैं एंजाइम के दरमियान और सबस्ट्रेट के। और इसके अलावा ये डायरेक्टली केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं,
और समटाइम्स क्या होता है, ये कोफैक्टर्स जो हैं ये केमिकल एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए। तो अगर हम इनकी बात करें तो बेसिकली हमारे पास जो दो कोफैक्टर्स जो हैं इनकी दो टाइप्स हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो अगर हम इनऑर्गेनिक में देखें तो हमारे पास जैसे कि मैग्नीशियम है, आयरन है, कैल्शियम है, और इनको हम नाम देते हैं एक्टिवेटर्स का। तो दूसरी साइड पे हमारे पास मौजूद हैं ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। तो हम कह सकते हैं कि जो ये ऑर्गेनिक है, और इसके अलावा इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो कोएंजाइम्स हैं, जिसमें हमारे पास NAD है, निकोटीना अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड हमारे पास मौजूद है। इसी तरह से फर्दर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये रिएक्शन जो है सबस्ट्रेट और एंजाइम जब कंबाइन करते हैं तो एज द रिज़ल्ट हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बनता है। और ये रिएक्शन कहाँ पे हो रहा होता है, एक्टिव साइट में होता है। एक्टिव साइट क्या है, ये एक कैटालिटिक साइट है जो कि रेस्ट्रिक्ट होती है स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम तक। और इसके अलावा एक्टिव साइट जो है ये कुछ अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है, और जो दूसरे अमाइनो एसिड्स हैं वो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं एंजाइम्स का। ये एक्टिव साइट जो है ये इन्वॉल्व होती है कैटालिटिक एक्टिविटी में, और जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको हम सबस्ट्रेट्स का नाम देते हैं, यानी जिन पर एंजाइम्स जो हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबस्ट्रेट्स जो हैं ये अटैच होते हैं किसके साथ, एक्टिव साइट के साथ। तो एक्टिव साइट जो है इसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट। तो बाइंडिंग साइट जो है ये रिकॉग्नाइज करती है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाती है। तो ये रिएक्शन जो है ये एक्टिवेट करता है कैटालिटिक साइट को। इसके बाद हमारे पास है कैटालिटिक साइट। तो कैटालिटिक साइट जो है इसे हम डिफाइन करेंगे कि ये एक्टिवेटेड कैटालिटिक साइट है जो कि चेंज करती है सबस्ट्रेट्स को किसमें, प्रोडक्ट्स में।